हड्डियाँ आपसे ये कहेंगी कि मैं दिखती तो नहीं हूँ, लेकिन आपके पॉस्चर और आधार का मूल मैं हूँ। 2/3 वर्ल्ड पॉपुलेशन इस कैल्शियम एंड विटामिन डी डेफिशिएंट। नॉर्मल केस में महिलाओं में मेनोपॉज के समय 45 साल, पुरुषों में 60-65 साल के बाद ऑस्टियोपोरोसिस होने लगती है। करीब 20 से 22 इंच ऊंचा तख्त होना चाहिए, कुर्सी होनी चाहिए, कमोड होना चाहिए। एक एक्सरसाइज 6 हफ्ते बाद बदल देनी चाहिए। खूबसूरत दिखना, फिट एंड फाइन रहना सबको पसंद है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि सबके पीछे आपकी बॉडी को बैलेंस देने वाली हड्डियों का क्या हाल है? नहीं सोचा तो कब सोचेंगे? जब घुटने जवाब देंगे या कमर चीखेगी? और ये मत सोचिए कि आप टीनेजर हैं तो फिक्र की जरूरत नहीं। सवाल ये है कि क्या आपकी लाइफस्टाइल इतनी हेल्दी है कि आपकी हड्डियां 30 की उम्र तक भी आपका साथ निभा पाएंगी? अगर जवाब में हल्का सा भी डाउट है तो आज की हमारी डियर डॉक्टर की सीरीज आपके लिए है। मिलिए ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर संजय रस्तोगी जी से, जो हड्डियों की हेल्थ को लेकर देंगे काम के टिप्स और ढेर सारे सॉल्यूशंस। डॉक्टर साहब, आज हम लोग क्योंकि ऑर्थोपेडिक टर्म को समझने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं, तो सबसे पहला जो मेरा सबसे कॉमन सवाल ये है कि ऑर्थोपेडिक ये जो टर्म है ये एक्चुअली क्या है, और हमें या किसी भी इंसान को कब लगना चाहिए कि अब उसे ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास जाना है और उसे कंसल्ट करना है? ऑर्थोपेडिक टर्म जो है वो 2 शब्दों से बनी है। ऑर्थो माने हड्डी, पीडिक माने बच्चा। शुरू में ये स्पेशलिटी बच्चे जो जन्मजात जिनके पैर तिरछे होते थे उनको सीधा करते थे, लेकिन वक्त के साथ जो हड्डी के जितने भी रोग हैं, हड्डी मांसपेशी के जितने भी जोड़ों के रोग हैं, उन सबको हड्डी के डॉक्टर देखते हैं, वो ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाते हैं। उसमें जो स्कल की है चोट और फेस की चोट है वो इंक्लूड नहीं होती है। उसके स्पेशलिस्ट फ़र्क है, न्यूरो सर्जन और फेशियोमैक्सिलरी सर्जन। बाकी सब हड्डी के डॉक्टर देखते हैं। आपके सवाल का दूसरा हिस्सा था कि कब जाना चाहिए। मेरा अपना मानना है कि जब कष्ट ऐसा लगे कि वो ठीक नहीं हो रहा है। अगर किसी के चोट लग गई तो तुरंत जाना पड़ेगा। किसी के जोड़ों में थोड़ा बहुत दर्द है तो थोड़ा समय ले सकता है। तो ये हर एक आदमी की अपनी कॉल है, लेकिन मर्ज की कॉल है, लेकिन उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। वन शुड बी अवेयर कि ऐसी प्रॉब्लम है और उसका निदान ज़रूरी है। बट डॉक्टर साहब, अगर आज की लाइफस्टाइल को देखें तो यंगस्टर्स हैं, उनको घुटनों में दर्द हो रहा है, उनके कमर में दर्द हो रहा है और कम एज में हो रहा है, और ये कम एज में होने की वजह से लेकिन वो लापरवाही में उसको इग्नोर कर रहे हैं कि ठीक है ये तो चलता है, थकान की वजह से होगा, यूँ होगा। तो अब अगर कम एज में ये दर्द, इस तरह की चीज़ें, जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द, कमर में दर्द शुरू हो रहा है, तो फिर क्या ये ज़रूरी है कि टीन एज में ही यंगस्टर्स को एकदम अवेयर हो जाना चाहिए कि अभी ही मुझे जाना है ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास, उनसे राय लेनी है? हर एज में हड्डियों का, मांसपेशियों का ख्याल रखना है। बच्चों के लिए भी ज़रूरी है। कभी कभी छोटे बच्चे हैं, 5 साल के, 6 साल के, पैरों में दर्द होता है, पेरेंट्स उसे भी इग्नोर करते हैं, वो नहीं किया जाना चाहिए। जहाँ बात आपने यंगस्टर्स की कही, तो यंगस्टर्स आजकल गूगल पे पढ़ते हैं, लेकिन जो बेसिक बातें हैं उन पे ध्यान नहीं रखते हैं। बिल्कुल। ये तो ज़रूर कहा जाएगा कि प्रॉपर लाइफस्टाइल, लेकिन प्रॉपर लाइफस्टाइल क्या है, प्रॉपर खान पान क्या है, एक्सरसाइज क्या है, ये वो नहीं समझते, बिकॉज ये टाइम कंज्यूमिंग है। और इसके साथ मैं ये भी कहूँगा कि प्रॉपर स्लीप भी ज़रूरी है। बिल्कुल। मतलब आजकल बच्चे रात में काम करते हैं, दिन में सोते हैं, तो वो ठीक नहीं है। तो इट मीन्स मान के चलें कि जो वाकई आज की जो लाइफस्टाइल है यंगस्टर्स की, वो रिस्पॉन्सिबल है उनके बोन्स में प्रॉब्लम की, या कमर में दर्द की, घुटनों में दर्द की, या जल्दी कंट्रीब्यूट तो करती है। उसका कंट्रीब्यूशन तो ज़रूर है। अब अगर वापस हम लोग आएँ जोड़ों में दर्द को लेकर, तो कहते हैं कि इससे रिलेटेड पेन किलर्स हम अगर ज़्यादा खाएंगे तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स होंगे। तो क्या इज़ इट सो कि अगर जोड़ों में दर्द या घुटने का दर्द, इस तरह का कोई भी दर्द है और उनकी हम दवाएं ले रहे हैं लंबे समय तक, तो क्या उसके साइड इफ़ेक्ट्स होंगे? क्या हम उनके आदी हो जाएंगे? अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं कहूँगा कि दर्द की दवा नहीं खानी चाहिए। सेल्फ मेडिकेशन रेजिस्ट करना चाहिए। आपके पास दर्द की गोली पड़ी है, किसी ने बताई है, माताजी ने खाई, भाई ने खाई, आपने खा ली, आप मेडिकल स्टोर पे गए, दवा ली, वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए।
क्योंकि दर्द की सारी दवाएं हानिकारक हैं, लिवर और किडनी को बहुत नुकसान पहुंचाती हैं। ओके। और इसी की वजह से और प्रॉब्लम्स भी आती हैं। कभी कभी लोग अनजाने में स्टेरॉइड खाने लगते हैं, तो ये फ़ायदा तो दे सकती हैं मोमेंटरीली, लेकिन घातक हैं। तो मेरा मानना ये है कि जो नॉर्मल हेल्दी लाइफस्टाइल है, जी, केयर है, एक्सरसाइज है, वो चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है। उसको पढ़ें, समझें, फॉलो करें। तो फिर किस तरह की केयर डॉक्टर साहब की जानी चाहिए इस सारी सिचुएशन में कि अगर जोड़ों का दर्द है तो क्या केयर फूड से लेकर लाइफस्टाइल तक किस किस तरह की चीज़ें फॉलो करनी चाहिए? फिर एक कदम पीछे चलूँगा। जी, हुआ ही क्यों? बिल्कुल राइट। जब तक हम इस बात पे पूरी मेहनत से समझाएंगे नहीं और लोग समझेंगे नहीं, तब तक मेरी समझ में नहीं आता कि इसका बिल्कुल बिल्कुल। मेरा मानना है कि 80% ट्रीटमेंट जो है जी, वो केयर, लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज, खान पान और रेस्ट है। अगर उससे काम नहीं बन रहा है तो एनाल्जेसिक आते हैं, दैट टू व्हेन दे आर प्रेस्क्राइब्ड बाय ए क्वालिफाइड डॉक्टर, तब लेनी चाहिए। और उतनी ही ड्यूरेशन के लिए लेनी चाहिए और उतनी ही डोसेज में लेनी चाहिए। तो फिर डॉक्टर साहब ऐसी क्या चीज़ें, अब जैसे आपने एक कदम पीछे आने की बात कही, तो फिर ऐसी क्या चीज़ें जिम्मेदार हैं इन जोड़ों के दर्द की या बोन से रिलेटेड किसी भी तरह के पेन की? इसके लिए अगर हम खान पान की बात कहें जी, तो पौष्टिक भोजन खाना चाहिए। और बोन्स को लेकर हमारे खाने में फिर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? बोन के लिए दूध है, दही है, फल हैं, दालें हैं, जी, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। जो फास्ट फूड हैं वो अवॉइड नहीं होना चाहिए। जी, और उसके साथ में अगर हम वर्कआउट की बात करें, डेली रूटीन की बात करें, तो उसमें क्या क्या चीज़ें? अगर उसको वर्कआउट को समझा जाए जी, तो करीब आधा घंटा से 45 मिनट एक्सरसाइज प्रतिदिन, जी, हफ्ते में 5 से 6 दिन नितांत आवश्यक है। और अगर एक्सरसाइज की बात करें तो जब एक्सरसाइज करते हैं या दिनचर्या में, मैं सब लोगों को समझाता हूँ, लिसन टू योर बॉडी। जी, बिल्कुल। मतलब वो एक्सरसाइज करनी है, उतनी करनी है जिससे कि हमें कोई कष्ट नहीं हो रहा है। अगर हमें 5 किलोमीटर चलने में दर्द है तो हम 4 किलोमीटर चलें। दूसरी चीज़ ये है कि एक्सरसाइज के साथ साथ एक एक्सरसाइज 6 हफ्ते बाद बदल देनी चाहिए। ओके। हम लोगों ने नोटिस किया होगा कि बहुत सारे लोग कहते हैं मैं 30 साल से घूम रहा हूँ, 40 साल से घूम रहा हूँ। जी, जी। अगर आप उनका शरीर देखें तो ना तो वेल स्ट्रक्चर्ड होगा, ना पॉस्चर ही ठीक होगा। बस वो घूमते जा रहे हैं 20 साल, 30 साल, 40 साल। जी। तो एक्सरसाइज 6 हफ्ते बाद बदलनी चाहिए। तो चेंज करके डिफरेंट बॉडी की एक्सरसाइज करें तो वो फ़ायदेमंद होगा। एंड इस बीच डॉक्टर साहब, अगर लाइफस्टाइल और रूटीन की बात चल रही है तो मैं मैट्रेसेस से रिलेटेड सवाल ज़रूर पूछना चाहूँगी, क्योंकि आजकल क्योंकि मार्केट में इतने सारे मैट्रेसेस हैं, इतने एक से एक महंगे, और लोग प्रेफर करते हैं एकदम उनको कंफर्टेबल मैट्रेस मिल जाए जिसमें, और आजकल अगर लाइफस्टाइल देखें तो ज़्यादातर लोगों की प्रॉब्लम है कि सुबह उठते हैं, सो के उठें तो उनको बैक पेन हो रहा है। तो किस तरह के मैट्रेसेस यूज़ करें जो बैक पेन ना हो? मेरे ख्याल से हार्ड सरफेस जी, ज़्यादा अच्छी है। मैट्रेस का जितना रोल आप इमेजिन कर रही हैं या पूछ रही हैं, हाँ जी, हाँ जी। उतना रोल नहीं है। जी, वो किसी लाभ के नहीं है। हार्ड सरफेस हो, जब सवेरे आदमी सो के उठता है तो बॉडी का थोड़ा बहुत स्टिफ होना नेचुरल है, लेकिन अगर आप उठ के थोड़ी सी स्ट्रेचिंग कर लें तो आपको दर्द ख़त्म हो जाना चाहिए। सो लाइक हमारे जैसे हमारे बड़े बूढ़े कहा करते थे कि तखत पे लेटना चाहिए। बहुत सही, आपने वो बात कह दी जो मैं कहना चाह रहा था। जी, जी। लेकिन मैंने कहा कि लोगों को प्लीज सजेस्ट। तो वो ये आपने बिल्कुल सही कहा जी। हार्ड और फ्लैट सरफेस होनी चाहिए। इसमें रुई का गद्दा थोड़ा सा अगर पुराना हो जाता है तो वो अनइवन हो जाता है। जी, जी। वो ठीक नहीं है। और इसी तरह से चारपाई भी अच्छी नहीं है। अगर चारपाई कोई इस्तेमाल करता है जी, तो वो हमेशा कसी होनी चाहिए। अगर आज की लाइफस्टाइल में हमारे पास घर में तखत नहीं है तो फिर जो बेड है या मैट्रेस है वो किस तरह का कैसा होना चाहिए? तखत तो बिल्कुल ठीक है जी। अगर एज के साथ में तखत की ऊंचाई थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए।
ओके। मतलब अगर बेड नीचे है तो उससे उठने में घुटनों में दर्द होता है। तो करीब 20 से 22 इंच ऊंचा तख्त होना चाहिए, कुर्सी होनी चाहिए, कमोड होना चाहिए। और जो ये हार्ड सरफेस का है तो वो ज़रूरी है, सॉफ्ट मैट्रेस नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर साहब, अक्सर सुनने में आता है कि घुटने में दर्द, जैसे किसी के भी हुआ घुटने में दर्द, तो जैसे कई एक्सपर्ट्स हैं वो सजेस्ट करते हैं कि अब आप सीढ़ियाँ मत चढ़िए उतरिए या कम चढ़िए उतरिए। तो जो आज की जनरेशन है वो अपने आप में ही, क्योंकि बहुत फास्ट है, और अगर किसी के ज़रा सा भी घुटने में दर्द हुआ तो ठीक है, अब मुझे ज़्यादा सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी उतरनी। तो क्या ये वाकई सही है कि अगर घुटने में थोड़ा सा भी दर्द हो रहा है तो हमें अवॉइड करना है सीढ़ियाँ? मैंने एक आपको मंत्र पहले दिया था अभी, जी लिसन टू योर बॉडी। जी। बॉडी सवेरे दोपहर शाम 7 दिन महीने भर एक सी नहीं रहती। और चूंकि हम जनमानस की बात कर रहे हैं तो सारी एज के बूढ़े बच्चे जवान सब आ गए हैं। जी जी। तो अब हर आदमी को अपने हिसाब से तय करना है, जितने में दर्द ना हो उतना चढ़ना है, लेकिन न चढ़ना हानिकारक है। जब सीढ़ी चढ़ेंगे तो सीढ़ी चढ़ने की आदत रहेगी जी। मांसपेशी मजबूत रहेंगी। हम छोड़ते जाएंगे तो वो बीमारी को हम न्योता दे रहे हैं। तो नंबर 1, लिसन टू योर बॉडी। जी। नंबर 2, विद इन लिमिट्स योर डिस्कम्फर्ट। डॉक्टर साहब, अब आते हैं ऑस्टियोपोरोसिस पर। जी। ये टर्म आजकल के फेज में कुछ ज़्यादा सुनने को मिल रहा है, तो क्या है ये ऑस्टियोपोरोसिस? ऑस्टियो मीन्स बोन, जी। पोरोसिस माने छेद। ओके। अगर हड्डी में छेद हो जाए, हड्डी लाइट हो जाए जी। तो वो भंगुर हो जाती है। आम भाषा में समझाने के लिए मैं कहूँगा कि जैसे पुरानी लकड़ी में दीमक लग जाए, लोहे में जंग लग जाए, ऐसे ही उम्र के साथ ऑस्टियोपोरोसिस होना लाजमी है। नॉर्मल केस में महिलाओं में मेनोपॉज के समय 45 साल, पुरुषों में 60-65 साल के बाद ऑस्टियोपोरोसिस होने लगती है। वो न हो इसके लिए हमको शुरू से प्रयास करना है कि हम एक्सरसाइज करें, कैल्शियम विटामिन डी लें। जब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हड्डी मजबूत होती है, उसमें ज़्यादा कैल्शियम जमा होती है। जब ज़्यादा कैल्शियम जमा होगी तो हमारे ओल्ड एज में देर से ख़त्म होगी। तो ये सब प्रिवेंटिव मेथड्स चाइल्डहुड से हैं। वो बच्चे जिन्होंने एक्टिव लाइफस्टाइल नहीं जिया उनको ज़्यादा होगी ऑस्टियोपोरोसिस। तो कैल्शियम विटामिन डी और एक्सरसाइज जी शुरू से करनी चाहिए। जब हम लोग घंटों बैठते हैं लैपटॉप के सामने, कंप्यूटर के सामने, तो अक्सर हम लोग को बैक पेन जैसी प्रॉब्लम होती है, या कभी कभी कुर्सियों की वजह से भी होती है। तो इस तरह की प्रॉब्लम से बचने के लिए व्हाट वी हैव टू डू? जहाँ तक कुर्सी का सवाल है, जी, स्ट्रेट बैक चेयर होनी चाहिए और टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल आई लेवल पे होना चाहिए। ओके। अगर आप ऐसे कर रहे हैं जी। तो आपको गर्दन में दर्द होगा ही, शोल्डर्स में पेन होगा ही। दूसरी चीज़ ये है कि जब 45 मिनट के करीब आपने काम कर लिया तो या तो उठ के चल लें या थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लें। ये शोल्डर एक्सरसाइज कर सकते हैं, बैठे बैठे गर्दन की एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। डॉक्टर साहब, अब थोड़ा सा बच्चों के बारे में बात करें अगर, तो कहते हैं कि जिन बच्चों में कैल्शियम की कमी वगैरह होती है तो उनको ऑर्थोपेडिक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आगे चलकर होनी ही होनी है। तो क्या ऐसा है? और अगर ऐसा है तो फिर जो हमारे बच्चे हैं उनकी फूडिंग में और उनकी लाइफस्टाइल में क्या क्या चीज़ें ऐसी हों जो कैल्शियम की कमी ना हो? अगर इन जनरल कहा जाए तो दूध, दही, पनीर ज़्यादा होना चाहिए, कैल्शियम सप्लीमेंटेशन होना चाहिए, विटामिन डी सप्लीमेंटेशन होना चाहिए। 2/3 वर्ल्ड पॉपुलेशन इस कैल्शियम एंड विटामिन डी डेफिशिएंट। तो इसका मतलब ये है कि सप्लीमेंट कैल्शियम के और विटामिन डी के सबको लेने चाहिए। अगर मैं कहूँ तो न्यूबॉर्न से लेके और ओल्ड एज तक चार जनरेशन अगर घर में है सबको लेनी है। और अगर ऐसे में, क्योंकि बच्चे हैं वो कुछ खाएंगे कुछ नहीं खाएंगे, तो क्या कुछ ऐसी टैबलेट्स हैं या कुछ ऐसा है जिससे हम उसकी भरपाई कर सकें? कैल्शियम और विटामिन डी ये अपने पीडियाट्रिशियन से, फैमिली फिजिशियन से पूछेंगे, ये बहुत ज़रूरी है। एंड डॉक्टर साहब, यहीं पर हम अगर बात करें और कुछ ओल्ड एज अपने फैमिली मेम्बर्स की, तो उनके लिए कौन सी ऐसी मेडिसिन्स हो सकती हैं जिनसे हम कैल्शियम उनका बिल्कुल लेवल बराबर रख सकें या उनकी बोन्स को एकदम ठीक ठाक रख सकें? एक्सरसाइज जी, कैल्शियम जी, विटामिन डी जी, और दूध और फल जी, ये सब चीज़ें प्रचुर मात्रा में हैं
तो कमी नहीं होगी। और मैंने कहा कि कैल्शियम और विटामिन डी का सप्लीमेंटेशन ज़रूरी है। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं इतना दूध पी लूँ तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी या मैं इतने फ्रूट्स खा लूँ। ओके डॉक्टर साहब, अब हमारे व्यूअर्स के लिए जी, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल कि अगर हमारी हड्डियां बोल पाती तो वो हमसे क्या कहती? हड्डियाँ आपसे ये कहेंगी कि मैं दिखती तो नहीं हूँ, लेकिन आपके पॉस्चर और आधार का मूल मैं हूँ। आपके फेफड़े ठीक काम कर रहे हैं क्योंकि उसके चारों तरफ हड्डियाँ उसको मजबूती दे रही हैं। हम सीधे खड़े हैं इसलिए क्योंकि पीछे हड्डी है। हम चल पा रहे हैं इसलिए क्योंकि हड्डी है और मांसपेशियाँ हैं। तो हड्डियाँ दिखती नहीं हैं, इसलिए हमें मान के कि वो हमारा काम करती हैं और धीरे धीरे बनती हैं। तो कैल्शियम और विटामिन डी और रेगुलर एक्सरसाइज जैसे मैंने बताया करना बहुत ज़रूरी है। एक बार आपने घुटने की बात में पूछा था। जी जी। तो उसमें स्किपिंग और जॉगिंग ये घुटनों को एज के साथ नुकसान करती हैं। लेकिन डरने के बजाय जो बात मैंने कही, लिसन टू योर बॉडी। हर आदमी कितनी सीढ़ी चढ़ ले, कितनी जॉगिंग कर ले, कितनी स्किपिंग कर ले, जितने में उसे दर्द ना हो। तो फिर कौन से एज से हम ये मान के चलें कि हमें जॉगिंग करना अब कम कर देना चाहिए? जो बेस्ट हेल्थ है जी, महिलाओं में 30-35 तक रहती है, पुरुषों में 40-45 तक रहती है। उसके बाद इस तरह की प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। तो उस समय हमें सजग होना चाहिए। सजग का मतलब ये नहीं कि हम बंद कर दें जी। सजग का मतलब है कि हमें अपने शरीर की आवाज़ सुननी है कि अगर हमें कोई कष्ट हो रहा है तो उसको कम कर देना कम है कर या दें। रोक देना है। और फिर अगर उससे काम नहीं चल रहा तो हड्डी के डॉक्टर को दिखाना चाहिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारे व्यूअर्स को इतनी सारी अच्छी अच्छी जानकारियाँ दी, बोन से रिलेटेड और बोन्स की इम्पोर्टेंस को बताया हमारे व्यूअर्स को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब।